नमस्कार, जय श्री कृष्णा। संस्कृत साहित्य की क्लास में मैं कुमार संतोष आप सभी स्नेहित छात्राओं का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूँ। स्नेहित छात्राओं, आज हम एक नूतन प्रकरण के साथ उपस्थित हुए हैं और उस नूतन या नवीन प्रकरण का नाम होता है कारक प्रकरण का। कारक प्रकरण के अंतर्गत हम आज की इस वीडियो में आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। तो मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप मनोयोग पूर्वक अगर आप श्रवण करेंगे तो आप अपने अधिगम को आप अपनी अधिगम में अभिवृद्धि करने में समर्थ होंगे। और जहाँ तक कारक प्रकरण का संबंध है, वो तीनों क्लासों में यानी विश्वविद्यालय की तीनों वर्षों में कारक प्रकरण को सम्मिलित किया गया है। और कारक प्रकरण से संबंधित दो प्रकार के प्रश्न विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सर्वदा पूछे जाते हैं। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं उसके संदर्भ में हम आपको बता देते हैं। यानी 5 वाक्यों का तो आपको करना होता है संस्कृत टू हिंदी अनुवाद, और 5 का करना पड़ता है आपको हिंदी टू संस्कृत अनुवाद। तो दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको अनुवाद करने होते हैं आपको। यानी कि संस्कृत वाक्यों का हिंदी में अनुवाद और हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, दो तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो इन प्रश्नों का भली भांति से उत्तर देने के लिए आपको कारकों का ज्ञान होना परम आवश्यक है। तो उसी प्रकरण को लेकर कर आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। कारक प्रकरण को लेकर के कारक प्रकरण जैसा कि आपको विदित है, सबसे पहले आप किसी भी प्रकरण को पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मूल स्वरूप को जानना परम आवश्यक है। तो सबसे पहले हम आपको से परिचर्चा करेंगे कि आखिर जो कारक शब्द है वो किस प्रकार से निष्पन्न होता है। यानी कारक शब्द की व्युत्पत्ति देखें, क्री धातु से नवल प्रत्यय करेंगे तो आप जाकर के आपका क्या बनता है, कारक शब्द निष्पन्न होता है। क्री धातु है, करने के अर्थ में नवल प्रत्यय है, तब जाकर के क्या अपत्यवाचक प्रत्यय है, कारक शब्द बनता है। तो नवल प्रत्यय में से लय का तो हलंत्यम सूत्र से संज्ञा होती है, लय की चोटू सूत्र से संज्ञा होती है। वू के स्थान पर युवोर नाम का जो सूत्र होता है उससे क्या कर देते हैं, हम अक आदेश कर देते हैं, तब जाकर के आपका कारक शब्द निष्पन्न होता है। अब प्रश्न आपके मन मस्तिष्क में ये उठ रहा होगा कि आखिर कारक कहते किसे हैं। कारक की व्युत्पत्ति आपको पता लग गया कि क्री धातु से नवल प्रत्यय करेंगे तब जाकर के क्या बनता है, कारक शब्द निष्पन्न होता है। लेकिन अब ये भी जानना आवश्यक है कि आखिर कारक कहते किसे हैं। तो कारक की सीधी सी परिभाषा आपको याद रखनी है, स्मरण रखनी है, क्या, क्रिया जनकत्वम कारक है, कि क्रिया का जो जनक होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। क्रिया का जो जनक है उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। दूसरी परिभाषा है करोति इति कारक, यानी जो कोई काम करता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। करोति इति कारक है कि जो करने वाला होता है किसी भी काम को उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। क्रिया निष्पादकम कारकम। अपर परिभाषा कारक की यह है कि जो क्रिया का निष्पादन करता है या क्रिया को संपन्न करता है उसे ही हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। तो ये हुई कारक की परिभाषा, यानी किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम क्या कहेंगे, कारक कहेंगे। क्लियर। आगे चलते हैं, कारक संवेदा, यानी ये जब आप कारक की परिभाषा आपको आ गई है, व्युत्पत्ति आपको भली भांति समझ में आ चुकी है, तो आप कारक के भेद पढ़ेंगे कि संस्कृत व्याकरण में आखिर कारक होते कितने हैं। तो कारक संवेदा, संस्कृत व्याकरणे कारकस्य षट् भेदा भवन्ति। संस्कृत व्याकरण में कारक के 6 भेद होते हैं, और वो कौन कौन से होते हैं उनके नाम हम आपको नीचे लिख रहे हैं। तो ये डायग्राम आपको बनाना है। संस्कृत व्याकरण कारक से षट् भेदा भवन्ति। संस्कृत व्याकरण में मुख्य रूप से कारक के 6 भेद होते हैं, और वो 6 भेद आखिर कौन कौन से हैं वो देख लीजिए आप। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, शब्दान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। इस तरह से आपके 6 भेद होते हैं, किसके, कारकों के 6 भेद। विभक्ति 7 होती है, कारक 6 होते हैं, क्योंकि कारक के अंतर्गत एक बात और आपको स्मरण रखनी है, वो बहुत स्मरण रखने योग्य बात यह है कि जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। जिसका क्रिया के साथ सीधा संबंध नहीं होता है उसे हम कारक भी नहीं, उसको हम कारकों के अंतर्गत परिगणित नहीं करते हैं। तो ये हुई आपके कारकों के भेदों के बारे में हमने आपको बता दिया। अब हम आपको बताने वाले हैं कि कर्ता कारक का प्रयोग कहाँ पर होता है, करण कारक का, कर्म कारक का प्रयोग कहाँ पर होता है, करण का कहाँ पर होता है, संप्रदान का कहाँ पर होता है, अपादान का कहाँ पर होता है। इसके संदर्भ में हम आपसे विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं। कारकों के भेद आपको आ गए, तो अब हम आपके बारे में बताएंगे।
इन कारकों के सामान्य परिचय बता देते हैं हम आपके लिए। कारकों का सामान्य परिचय। देखिए सर, सबसे पहले हम बात करते हैं कर्ता कारक के संदर्भ में। किसके बारे में? कर्ता कारक के संदर्भ में चर्चा करते हैं। कर्ता कारक कि कर्ता किसे कहते हैं और कर्ता कारक के योग में विभक्ति कौन सी का प्रयोग किया जाएगा। देखिए सर, कर्ता कारक, कर्ता कारक किसे कहते हैं? यानी किसी भी कार्य को करने वाला जो होता है उसे हम कर्ता कहते हैं। ये क्रियाएं करने, ये क्रियाया करने स्वतंत्र होती से कर्ता इति कथ्यते। आराम से पढ़िएगा कि ये क्रियाया करने स्वतंत्र भवति से कर्ता इति कथ्यते, यानी जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। कि किसी भी कार्य को करने के लिए जो पूर्ण रूपेण स्वतंत्र है उसे हम क्या कहेंगे? कर्ता कहेंगे। स्मरण रहे कि जो क्रिया को करने के लिए स्वतंत्र होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। और कर्ता कारक के योग में सर्वदा प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, यानी जो भी काम करेगा उसमें कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे रामे पढ़ती, बालके खादती, सैनिके धावती, ये एग्जाम्पल देखिए सर आप, 1 2 3 उदाहरण। रामे पढ़ती, राम पढ़ता है। रामे पढ़ती, राम पढ़ता है। पढ़ने वाला कौन है? राम है, तो राम में कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति। बालके खादती, बालक खाता है। खाने वाला कौन है? बालक है, तो बालक में प्रथमा। सैनिके धावती, सैनिक दौड़ता है, तो दौड़ने वाला कौन है? सैनिक, तो सैनिक में भी कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरह से आपको ये स्मरण रखना है क्या, कि जो कर्ता कारक होता है उसके योग में हमेशा प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। आगे जब आप उपपद विभक्ति प्रयोगों के संदर्भ में परिचर्चा हम आपसे करेंगे तो और बताएंगे कि प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किन किन अवस्थाओं में और किया जाता है, यानी वो कौन कौन सी अवस्थाएं, स्थितियां हैं जिनके अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अभी केवल आपको इतना ध्यान रखना है कि कर्ता कारक के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। किसी भी काम को करने वाला होता है उसे हम क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। क्लियर? आप देखते हैं कर्म कारक के संदर्भ में। कर्ता कारक हो गया आपका, कर्म कारक के संदर्भ में देखिए। कर्म कारक, कर्म कारक, कर्म कारक देखिए। कर्म कारक की सीधी सी परिभाषा है, कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा होती है। और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कर्मणि च द्वितीय, जब आप उपपद विभक्ति प्रयोग पढ़ोगे तो उसमें एक सूत्र आएगा, कौन सा? कर्मणि च द्वितीय, यानी जिसकी भी कर्म संज्ञा होती है उसमें सर्वदा द्वितीय विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो क्लियर हुई परिभाषा कि कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाहता है उसकी क्या होती है? कर्म संज्ञा। और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें कौन सी विभक्ति? द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखिए सर, अब एग्जाम्पल देखिए। रामे पुस्तकम पठती, राम पुस्तक पढ़ता है। बालके पत्रम लिखती, बालक पत्र लिखता है। देखिए
रामे पुस्तकम पढ़ती, राम करता है और पढ़ना क्रिया है, पुस्तक क्या है, कर्म। कर्ता क्रिया के माध्यम से जिसे सर्वाधिक चाह रहा है उसकी कौन सी संज्ञा होगी, कर्म संज्ञा। और जिसकी भी कर्म संज्ञा हो जाती है उसमें हम कौन सी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। बालके पत्रम लिखती, बालक पत्र लिखता है, तो लिखने वाला कौन है, बालक है। बालक में प्रथमा विभक्ति है, लेकिन किसको सर्वाधिक चाह रहा है, वो पत्र को चाह रहा है, इसलिए पत्र में कौन सी विभक्ति, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। इस तरह से आपको क्या करना है, ये कारकों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। और कर्म कारक के योग में विभक्ति होती है कौन सी, द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है कर्म कारक के संदर्भ में। अब एक कारक और बता देते हैं हम आपके लिए, करण कारक। कौन सा, करण कारक। करण कारक के संदर्भ में और समझ लीजिए आप, करण जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है या क्रिया की सिद्धि जिसके माध्यम से कोई क्रिया संपन्न की जाती है उसे हम क्या कहते हैं, करण। और करण कारक के योग में हमेशा विभक्ति होती है कौन सी, तृतीया। जैसे बालके कलमेन पत्रम लिखती, बालक कलम से पत्र लिखता है, तो पत्र लिखने की जो क्रिया है किसके माध्यम से संपन्न की जा रही है, कलम के माध्यम से संपन्न की जा रही है, इसलिए कलम में कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति। से वायुयानेन गच्छति, वायुयानेन गच्छति, वह वायुयान से जाता है, तो जाने की जो क्रिया है किसके माध्यम से की जा रही है, वायुयान के माध्यम से की जा रही है, इसलिए यहाँ पर भी कौन सी विभक्ति, तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। क्लियर है, आज की वीडियो में इतना ही।